9 अगस्त 2024 सुबह के करीब 8 बजे के आसपास कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में एक स्टाफ प्रवेश करता है। जैसे ही वह हॉल में घुसता है, उसकी नज़र अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई जूनियर लेडी डॉक्टर की लाश पर पड़ती है। वह चीखता चिल्लाता हुआ सेमिनार हॉल से भागते हुए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच चुका था। तुरंत ही कोलकाता पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और थोड़ी ही देर में पुलिस आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इसके कुछ समय बाद ही यह खबर सोशल मीडिया के जरिए आग की तरह फैल रही इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अगस्त 2024 रात करीब 3:30 बजे के आसपास आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। एक महिला डॉक्टर के साथ हुई ऐसी घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सदमा है। हालांकि पुलिस ने संजय राय नाम के एक व्यक्ति को जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरह उस लेडी डॉक्टर से हैवानियत की गई थी, उससे लगता नहीं है कि यह काम सिर्फ एक आदमी का है। इसके पीछे और भी कई लोग हो सकते हैं। दरअसल दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करने के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम पास करके क्वालिफाई करके इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। कुछ माँ बाप तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए कर्ज तक लेकर उन्हें पढ़ाते हैं। उसके परिवार में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे। उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और बेटी का सपना था कि वह अपने माँ बाप के सपने को पूरा करे और उनको इस गरीबी की दलदल से बाहर निकाले। उसके पिता घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे और उसी से वह अपना घर चला रहे थे और अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद अब वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसके माँ बाप बचपन से जो सपना देख रहे थे वह पूरा होने वाला ही था, क्योंकि उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर के हालात बदलने वाले थे। वह परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल करने वाली थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गर्व की बात थी बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उससे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी मां का फोन कॉल आया। मां ने हर रोज की तरह अपनी बेटे की खैर खबर ली। जूनियर लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां मैं ठीक हूँ। उस समय वह मरीजों को देखने जा रही थी। यह उनका आखिरी संवाद था। मां को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और सुरक्षित है, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास जूनियर डॉक्टर ने अपने दो जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के भी खाना खाया। उसके बाद उनको कहा कि वे काफी थकी हुई है और अब सोने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। 9 अगस्त 2024 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जूनियर लेडी डॉक्टर के पिता को एक कॉल आया। हॉस्पिटल से फोन करने वाले ने कहा, क्या आप जूनियर लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा हाँ। इसके बाद हॉस्पिटल वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आसपास अस्पताल पहुंच जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी जो रात में बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया? वह कुछ पूछ पाते इससे पहले ही फोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, सर आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इतना सुनते ही पिता की आंखों से आंसू निकल गए।
यह खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद दोनों बिना देरी किए अस्पताल की ओर रवाना हुए। जब वे दोनों अस्पताल पहुंचे तो यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। आरजीकर अस्पताल में अफरातफरी का माहौल था। लेडी डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। लेडी डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों से मुंह में, बाएं पैर और निजी अंगों से भी खून बह रहा था। उसकी एक उंगली भी टूटी हुई थी। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटे की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ रही। अस्पताल के बाहर लोगों का जमाव होना शुरू हो गया। डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। जूनियर लेडी डॉक्टर के शरीर के कई जगह पर घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो नहीं, बिल्कुल है। जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि यह आत्महत्या नहीं है। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे देश का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इससे कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखी गई। जांच के दौरान संजय रॉय नाम का एक आदमी सामने आया, जो कोलकाता पुलिस का सहायक के रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था। वह मरीजों के पैसे लेकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करता और उनको सुविधा मुहैया कराने का काम करता था। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब सभी संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो वह संजय रॉय का मोबाइल से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब यह ब्लूटूथ डिवाइस संजय रॉय का ही था। फिर पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। बाद में पता चला कि संजय रॉय आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसने 4 शादियां की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई थी, लेकिन उस समय किसी ने किसी शिकायत नहीं थी। वह अपना मोबाइल में अश्लील वीडियो भी रखता था। हॉस्पिटल में भी वह लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, पर वह अपने आप को पुलिस कहता था, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता था। संजय रॉय ने गिरफ्तारी के बाद पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसको कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त 2024 की रात संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल 2 बार आया था। पहली बार रात के 11 बजे आया था। उसमें वह एक मरीज से मिलने आया था, जिसे उसने खुद एडमिट किया था। उसके बाद आधा घंटा बाद ही वह वहां से चला गया था। उसके बाद वह फिर से रात में लगभग 3:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल आया। इस बार वह नशे में था। उसने शराब के नशे में धुत होकर उस जूनियर लेडी डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अपनी जान और आबरू बचाने के लिए डॉक्टर बेटी खूब लड़ी, लेकिन अंत में हार गई। उसके शरीर पर जरिया जरिया गहरे घाव के निशान पाए गए, तो इस बात के सबूत थे कि उस पर कितनी क्रूरता के साथ हमला किया गया था। पुलिस ने संजय रॉय के मोबाइल को भी जब्त किया तो उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और सियालदा अदालत ने उसे पेश किया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली है। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते उतरे। उसके बाद कोलकाता पुलिस की ढिलाई से 14 अगस्त की रात को प्रदर्शनकारियों के बीच से निकलकर कुछ हमलावर रंडों और डंडों से अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यह शक तो बनता है कि अस्पताल में क्राइम स्पॉट को नष्ट करने की साजिश आखिर क्यों हुई थी। आखिर इस साजिश के पीछे कौन है जिसने भीड़ को अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आदेश दिया। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी में और भी कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और उन्हीं के द्वारा ऐसा करवाया गया हो। बाद में
यह केस सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई के आने के बाद इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीबीआई को और भी कई सवालों के जवाब तराशने हैं और इसलिए अब रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय के बाद सीबीआई ने अपनी जांच को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर फोकस कर दिया है, जिन्होंने इस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे केस में अब प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें संदेह के घेरे में रखती हैं। संदेह की पहली वजह यह है कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की सूचना पुलिस को नहीं दी। इसके बाद संदेह की दूसरी वजह यह है कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने मृतक डॉक्टर के परिवार से रेप मर्डर की बात छुपाई और बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, यानी घटना को सुसाइड बता दिया। संदेह की तीसरी वजह यह है कि अस्पताल प्रशासन ने मृतक लेडी डॉक्टर के परिजनों को 3 घंटे तक बेटी का शव देखने की अनुमति ही नहीं दी, यानी परिवार से शव को छिपाया जा रहा था। उसके बाद कमाल की बात तो यह है कि आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष घटना के तुरंत बाद प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे देते हैं और सिर्फ 4 घंटे के भीतर ही उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यह बात तो कोलकाता हाई कोर्ट के जजेस के गले भी नहीं उतरी। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश देने का एक बड़ा आधार प्रिंसिपल संदीप घोष की संदिग्ध भूमिका भी है।